बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, मुल्क की आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है और बहुत सारे मसाइल बड़े हैं। जहां पर मसाइल बड़े हैं वहीं पर घरों की तामीर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। लेकिन हुकूमत ने इस चैलेंज को बहुत खुश दिली से एक्सेप्ट किया है, क्योंकि बात थी गरीब की और मुतवस्सित तबके की और आवाम को छत देने की। बेरोज़गारी ख़त्म करने और माशी रफ्तार को बढ़ाने के लिए तामीराती सनत किस कदर अहमियत की हामिल है, हुकूमत ने इस हवाले से क्या फ़ैसले किए हैं और मज़ीद क्या किया जा सकता है, इस सब पर बातचीत करेंगे हम आज अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम में आज हमारे साथ एज अ गेस्ट शामिल होने जा रहे हैं समर हसनैन साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट फाइनेंस ग्रुप, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। समर हसनैन साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से खिताब किया। हाउसिंग स्कीम की जो इफ्तिताही तकरीब थी उसमें उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारी कोशिश सारी ये है कि मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन हो, दौलत के अंदर पाकिस्तान का इजाफा हो, ताकि जैसे जैसे दौलत का इजाफा होगा हम ये कर्जों की किस्तें वापस कर सकेंगे। और इसके लिए ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इससे 30 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो जब ये बनने शुरू होंगे तो इससे और 30 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में चलनी शुरू हो जाएंगी। और जो कंस्ट्रक्शन के लिए ओवरऑल हमने पैकेज दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे पहुंच चुकी है। जी, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को सुना और अब हम हसनैन जावेद साहब से ये पूछेंगे कि माशी पहिया जो है इसको मस्बत समत में चलाने के लिए हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो कितनी अहमियत की हामिल है और इसका फ़रोग़ क्यों ज़रूरी है। जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे अभी आपने सुना, और ये तकरीबन इनकी मेरे ख्याल में एट स्टच ये तीसरी जगह पे इन्होंने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। जी। आज से 2.5 साल पहले आपको याद होगा जब हुकूमत के ऊपर खसारा था, रेमिटेंसेस के ऊपर भी मामलात नहीं थे, डिजिटाइजेशन नहीं थी, मईशत को कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला हुआ था। आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तहत किसी स्ट्रक्चर्ड मॉर्गेज सिस्टम का भी कोई इजरा नहीं किया गया था। ये आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, इसके ऊपर आप ज़रा तवज्जो हमारा ऑडियंस जो है वो मरकूज़ रखे कि ये मॉर्गेज सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से लीज किया जाता है और जो आप इंटरेस्ट का कहा जाता है या कर्जा जात कहा जाता है, ये पहले से स्ट्रक्चर्ड नहीं था। बिल्कुल, ये समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर के ममालिक में ये है, तो हमारे मुल्क में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो बताइए प्लीज। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ये पहली दफा जब ये मुतारिफ करवाया गया कि इसकी स्कीम को हम क्यों कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, और इसकी अथॉरिटी को अलग से कर दिया गया। अब एक लफ्ज अथॉरिटी भी एक पाकिस्तान के लिए बड़ी हॉन्टेड सी चीज बन गया कि अगर हम सुनते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक अथॉरिटी बना दी गई, सीपैक एक अथॉरिटी बना दी गई, या हाउसिंग को एक अथॉरिटी बना दी गई, उससे समझा जाता है कि ये अब अकाउंटेबल नहीं रहा। ये एक बड़ी गलत फहमी है। इसका मतलब तो ये होता है कि अब ज्यादा फैसले जो है वो पार्लिमानी निजाम के तहत होंगे और इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं डिसीजन मेकिंग में ज्यादा होंगे। लेकिन खैर इसके बारे में हम बात करते हैं। पिछली दौरे हुकूमत में देखा होगा आपने कि हुकूमत जो है वो घर बनाती थी और घर बनाकर लोगों को और गरीबों को तकसीम कर दिया जाता था, ऐसे जैसे उनका हक नहीं है। अच्छा। इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका से इसकी मैं एग्जाम्पल लूंगा कि अगर 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उस वक्त लोग बेघर हो गए थे। बाद में हाउसिंग की स्कीम्स बनाना शुरू की और ये एक बहुत बड़ा एक आप यूं समझ लीजिए एवोल्यूशनरी प्रोसेस था, जो कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद निक्सन एरा के अंदर हमें ये इनको बात अमेरिकन को ये बात समझ में आई कि मॉर्गेज सिस्टम यानी बैंक के जो आपका सेंट्रल बैंक है यानी जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसके तहत स्ट्रक्चर्ड होकर कोई चीज जो है वो पहुंचाई जाए ताकि जो लोग खरीद रहे हैं वो खुद उसके मालिक मलकियत बन जाए। यानी अगर आप किसी को दे देंगे और उसके बाद कुछ अरसे तक वो देगा और उसके बाद उसको घर से निकाल दिया जाएगा, यानी आशियाना स्कीम की बात मैं करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आशियाना स्कीम कर दी गई, यानी बनाकर बेचना या बना के भेज देना या बनाकर दे देना, और उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है कर्ज का कोई सूरत हाल तो बनती है। लेकिन नया हाउसिंग स्कीम के ऊपर जो ये अब बना है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी सबसे बड़ी जरूरत है कि अब जो अभी वजीर आजम साहब ने कहा कि 33 अरब रुपए जारी कर दिए गए। आसान तौर पर मैं ये समझाऊं कि फॉर एग्जांपल आपने 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए का घर है,
अच्छा, ये अब सारे बैंक्स नहीं दे रहे, अब तमाम जितने भी बैंक हैं, अभी मेनली 5 है, समर साहब आपको डिटेल बता दें कि कितने बैंक्स हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि स्टेट बैंक ने रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत ये बता दिया कि फॉर एग्जांपल 35 लाख रुपए का घर है। अच्छा, अब इसकी 3 कैटेगरीज उन्होंने की, उसमें ये होगा या तो 27 लाख रुपए हुकूमत की तरफ यानी स्टेट बैंक की तरफ से उसको कर्ज मिल जाएगा और बाकी पैसे आप जो इंडिविजुअल है वो बनाना चाह रहा है वो उसको मिलेंगे। अच्छा, सख्त रेगुलेटरी पॉलिसीज बना दी है, एक घर में से सिर्फ यानी एक घर में सिर्फ एक फर्द वो अपने नाम जो है वो घर की एप्लीकेशन दे सकता है। अच्छा। और एप्लीकेशन वसूल होना शुरू हो गई है और इसका जो प्रोसेस है वो 30 दिन में मुकम्मल होना लाजिम है, ये हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है। सही। अच्छा, अब यहाँ ये देखें कि इसको मैं आसान तौर पे अगर आपको बताऊं तो 90% जो है वो कर्ज जो है वो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, यानी हुकूमत दे रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसको कैटेगरीज में देखूं कि इसकी इस तरह की कैटेगरीज आज तक नहीं देखी गई। आसान तौर पे दोबारा बता दूं कि ये जैसे मैंने 35 लाख का बताया, ये 30 से 50 लाख की आपको एक मद बनाई गई है जिसके अंदर अंदर रहते हुए होगा, और 5 मरले से 10 मरले। अच्छा, कैटेगरी 1 के अंदर अगर मैं बात करता हूं आपसे तो 125 स्क्वायर यार्ड के ऊपर, स्क्वायर यार्ड को आप यूं समझ लें कि 125 स्क्वायर यार्ड को आप सीधा सीधा 5 मरला कर लें। अच्छा। 5 मरले की रकम को आप यूं समझ लें कि हुकूमत जो कर्ज देगी यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कर्ज देगी वो 27 लाख रुपए का होगा। अच्छा। और जो आपकी तरफ से टोटल उसकी मालियत है उसको रिकॉर्ड किया गया है 35 लाख। यानी अगर आप नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के तहत अगर आप घर लेंगे तो आपको 27 लाख कर्ज के ऊपर मिलेगा। अच्छा। लेकिन दूसरी कैटेगरी जो है वो भी 125 स्क्वायर यार्ड की है जिसके ऊपर 30 लाख कर्ज, यानी सिर्फ 5 लाख आपसी जेब से गया और उसके ऊपर आपको, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि सिर्फ 5% आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। लेकिन 5 साल के बाद, यानी ये टोटल कमाल की बात है कि 20 साल पर मुहित इतना बड़ा कर्ज का जो ड्यूरेशन है आज तक आपको कभी किसी स्कीम में नहीं मिलेगा। मैंने अमेरिका से कंपैरिजन करते हुए बाद में दोबारा से अर्ज करूंगा कि इससे किस तरीके से लोग मालिकान बनेंगे, और ये एक नहीं, एक कंस्ट्रक्शन से एक नहीं, ये एक स्टिमुलस होता है। सही। आप साइकोलॉजी में समझे कि आपको इंसान लोग क्यों बनाते हैं, इसको कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल साइंस के मुताबिक जैसे पानी आपकी जरूरत है इसी तरीके से खाना आपकी जरूरत है, फूड, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बेसिक लेवल नेसेसिटी है वो आपका शेल्टर है। जब तक आपके पास शेल्टर नहीं होगा और शेल्टर खरीद सकते ही नहीं है और कुछ स्टिमुलस भी नहीं, इसको माशी स्टिमुलस कहते हैं कि आप शेल्टर ले सकते हैं, तो उसके तहत आपको ये दिया जाता है। अच्छा, अब कर्ज की अदायगी में आपको देखें तो फिक्स के अंदर इसके जब आपका 5 साल गुजर जाएगा तो उसके बाद से फिर 6 और 9 फिर बिल तरतीब इसकी जो है वो 7% से 9% बिल तरतीब, यानी 10 साल तक अगर आप जाते हैं तो 7 से 9% इसकी जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी और अहम कैटेगरी जिसमें मैं बताऊं, ये भी अगर आपका नया पाकिस्तान डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत अगर नहीं है, उसके तहत अगर ये शुरू होता है तो 125 स्क्वायर यार्ड से लेकर 250 स्क्वायर यार्ड यानी 5 मरला से लेकर 10 मरला तक दिया जाता है, जिसकी प्राइस है 60 लाख। यानी 155 वाले की जो मैंने आपको बताया वो 30 लाख या 35 लाख, और ये जो है वो 10 मरला तक यानी 60 लाख। इस तरह आप मजमूई तौर पर हुकूमत आपको 90% तक कर्ज दे रही है। ठीक है। ये इसकी तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तान में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है। अगर आप मुझसे थोड़ा सा अगर आप मुझे एक सेकंड दे दें तो हमको हमें जरा क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा कि हमें इसकी डिमांड, टोटल डिमांड कितनी है। आप ये देखें कि इस वक्त जो सालाना तलब है, तलब देखेंगे पाकिस्तान में मकानात की सालाना तलब जो है वो 7 लाख यूनिट है। अच्छा, 7 लाख यूनिट, ये समझने की बड़ी जरूरत है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऑपोजिशन इस पर हंगामा करे या बाकी हंगामा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारी तलब 7 लाख यूनिट है। अच्छा, गैर मुनज़्ज़म तरीके से इसको तकरीबन 4.5 लाख मनाया जा रहा है, यानी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज है। अच्छा, इससे एक और बेंचमार्क भी बनने जा रहा है। जब से स्टेट बैंक इसके अंदर आई है, इन्वॉल्व हुई है और कर्ज नीचे गया, ये एक नई बहस में इसको छेड़ना नहीं चाहता, इसमें एक और टर्म भी लिखी हुई है, ये रिबा नहीं है। दूसरा, इसके ऊपर दूसरी टर्म अगर अभी आप समर साहब से पूछेंगे, उसकी टर्म उन्होंने मुशारका लिखा है। अच्छा, जब मुशारका होता है तो उसके अंदर उसकी डिटेल्स जो बैंकिंग के साथ डेवलप होती है उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो मईशत के एक नई टर्म शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें कि हमें टोटल चाहिए कितना, ये हमारा शॉर्टफॉल जो है वो 10 मिलियन घरों का फौरी तौर पर है। तो इसमें ये हो गया कि कम आमदनी वाले अफराद के लिए जो ये स्कीम हुई है, ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड है, यानी आप यूं समझ लें ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया था
एमएनएसटी स्कीम का, यानी 19 जनवरी से ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ऑर्डिनेंस जब शुरू किया गया था 31 दिसंबर 2021 तक, इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट लोग हैं या रिलेटेड लोग हैं, इनको सिर्फ 31 दिसंबर 2021 तक इतनी ज्यादा छूट है, यानी प्रॉपर्टी का कोई भी वो काम करेंगे उस वक्त तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समर हसनैन साहब से हम ये पूछेंगे कि सर ये जो स्कीम शुरू की गई है, कहते हैं कि ये गरीब के लिए है, लेकिन गरीब तबका जो है वो तो डेली वेजेस पर काम करता है, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं होती, रोटी कमाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो वो किस्तें कैसे अदा करेगा अगर वो कर्ज ले भी लेता है और घर का मालिक बनना भी चाहता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइला और डॉक्टर हसनैन। सबसे पहले मैं पीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके ज़रिए जो ये हमारा पैगाम है, जो मैसेज है, वो आम नाजरीन तक पहुँच सके, क्योंकि देखें इसमें बहुत सी गलत फहमियाँ हैं और मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के वक्त का फ़ायदा उठाते हुए उनको सबसे पहले दूर कर दूँ। डॉक्टर हसनैन, आपने बड़ी अच्छी तरीके से इसकी वजाहत की, लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैं करेक्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये जो पैसा दिया जा रहा है घर के लिए, घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रहा। अच्छा। ये पैसा बैंक खुद दे रहे हैं। सही। यानी ये देखिए, ये बड़ी अहम बात है कि बैंक खुद खुशदिली से, जैसे डॉक्टर शुमाइला आपने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, गवर्नमेंट के लिए भी बैंक खुद शामिल हुए हैं इसमें। और ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 5 बैंक दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर 22 बैंक अब इस स्कीम के अंदर शामिल हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ की मैं और वजाहत कर दूं, जो डॉक्टर हसनैन आपने भी शुरू में कही थी कि इसके 2 बुनियादी मकसद थे और दूसरे मकसद की वजाहत बहुत ज़रूरी है। पहला मकसद तो ये बिल्कुल ठीक था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग मिले ताकि जॉब एम्प्लॉयमेंट्स हो। और ये क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 40 इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन के साथ मुल्हिक होती हैं, तो अगर ये चलेगी तो वो इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा चीज़ ये थी जो सबसे अहम इस स्कीम का नुक्ता है, जो वज़ीर आज़म साहब ने ये पेश की थी स्कीम और गवर्नमेंट ने उसको आगे करके फिर उसको अप्रूव करके आगे किया। सबसे अहम नुक्ता क्या है कि आप अभी भी तो कहीं रह रहे हैं ना, जिन लोगों के सर पर छत मौजूद नहीं है अभी भी वो कहीं रह रहे हैं। अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अभी वो किराए के किसी घर के अंदर रह रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म आ सकता है कि वो जो किराए की रकम अदा करते हैं वही रकम अदा करते हुए वो अपने घर के मालिक बन जाएं? तो देखिए, इसका जो बुनियादी फलसफा है इस पूरी स्कीम का वो यही है। और यही वजह है कि अगर आप इस स्कीम की किस्त की बात करना चाहेंगी, और जिसके मुतालिक मैं बताऊंगा और अभी इस तरफ भी आऊंगा जो आपने बड़ा अहम सवाल किया था कि एक इनफॉर्मल इनकम वाला आदमी कैसे इस लोन को अवेल कर सकता है, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इसकी किस्त एक रफली बनती कितनी है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम 2-3 टीयर्स की बात की थी डॉक्टर हसनैन ने, अगर 10 लाख का कर्जा लेते हैं तो किस्त जो बनती है महीने की वो 6,500 रुपए, 6,600 रुपए बनती है। अगर आपने 20 लाख का कर्जा लिया तो तकरीबन ये 13,000 के करीब किस्त बन गई। अगर आप इसी को डबल करते चलाएंगे तो किस्त उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये किस्त बहुत सब्सिडाइज है। आप जरा इसका अंदाजा इससे करें कि अगर ये किस्त में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी ना दे रही होती। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देखिए इसमें क्या किया है, वजीर आजम पाकिस्तान ने इसमें क्या किया है कि जो एक आम किस्त थी वो किस्त चूंकि एक आम आदमी नहीं दे सकता, तो एक वो किस्त जो कि फाइनल देनी पड़ रही है और जो बैंकों को मिल रही है, उस दोनों के दरमियान का जो फर्क था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिक किया है, जिसको जो अभी जो बात की जा रही है कि 35 अरब रुपए की सब्सिडी इसके लिए दे दी गई है। हाँ, तो ये चीज बहुत अहम है ये जानने के लिए। आप ये समझ लें आसान अल्फाज में कि पहले अगर आपको 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनती थी किसी लोन की, तो इस पर वो किस्त सिर्फ 6,000 रुपए बनेगी, वो 4,000 हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ दे रहा है। अब आपने देखें एक चीज और ये बता दूं कि अभी बिल्कुल रिसेंटली यानी मार्च के लास्ट वीक के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें मजीद आसानियां पैदा कर दी हैं। डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे थे ना कि इसके अंदर जो मैक्सिमम लोन की साइज जो 35 लाख और आप 60 लाख की बात कर रहे थे, वो अब बढ़ गया है। अब वो टीयर 2 के लिए वो 60 लाख तक का लोन ले सकते हैं और टीयर 3 अगर आपके पास बड़ा आप घर लेना चाहते हैं, 250 गज तक घर लेना चाहते हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं, लेकिन जाहिर उसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है तो उसी हिसाब से। अब मैं आऊंगा आपके बहुत ही अहम तरीन सवाल और मेरा अपना। जी समर साहब, ये आपके क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, मैं इसको साथ क्लियर करता चलूं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये ऐसा ही था कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ज़रा वाजे कर दें, मजीद वजाहत कर दें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हमारे बैंक्स हैं और ख़ास तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो बशमूल सारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और इसमें मुख्तलिफ तरीके की जो आपकी जो पैकेजेस हैं और एप्लीकेशंस हैं
لیکن ضروری بات جو ہے وہ گورنمنٹ کی سبسڈی اور اسٹیٹ بینک کا اس کا سٹرکچرڈ کرنا، یعنی اتھارٹی کا سٹرکچر کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی خالی بینک جو ہے وہ پرائیویٹلی انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ نہیں دے رہا. یہ تو پہلے بھی ہوا کرتا تھا ہاؤس فائنینسنگ، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو سٹرکچر کر کے 5% پہ رکھنا. اچھا، پہلے کی جو ڈیٹیلز میں نے بیان کی اس میں پہلی کیٹیگری، دوسری کیٹیگری اور تیسری کیٹیگری، اس کی وضاحت کے ساتھ آپ یہ بھی بیان کریں کہ جو سبسڈی دینے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کی ریگولیرٹی کا کیا فائدہ ہے، اور پلس جو ہے یہ جو آپ نے بتایا کہ 35 لاکھ سے 60 لاکھ میرے ذہن میں تھا، یعنی جو میرے پاس ڈیٹا پڑا ہے اور جو باقی چیزیں، اور اب جو اگر یہ بڑھ گیا ہے تو اس کو کیٹیگری وائز ذرا کائنڈلی ڈیفائن کیجیے گا. تھینک یو. جی سمر صاحب. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسنین صاحب. جی دیکھیں، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے. دیکھیں، سوال یہ بھی بالکل ہر ایک کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر یہ بینک موجود تھے پہلے بھی پاکستان کے اندر تو ہاؤسنگ فائنانس ہو کیوں نہیں رہا تھا؟ بالکل 1 کروڑ گھروں کی جو شارٹیج ہے جس کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عام جو ریٹ ہوتا ہے جو بینک چارج کرتے ہیں وہ ریٹ اتنا زیادہ تھا کہ جب اس کی قسط بنتی تھی تو وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر نکل جاتی تھی. صحیح. وہ قسط وہ ادا ہی نہیں کر سکتا تھا. تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جتنا بھی پورا کا پورا قرضہ دیا گیا ہے لوگوں کو، کسی بھی مد میں دیا گیا ہے، چاہے وہ کارخانوں میں دیا جا رہا ہو، پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ دیا جا رہا ہو، اس کا 2% سے بھی کم صرف گھروں میں گیا ہے. یہ دنیا کے اندر 30 40 50% ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی نے بڑا اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے یہ پورا کا پورا پروسیس جو ہے کروا کے. جی، یہ بات درست ہے کہ اگر یہی والی جو بینکنگ جو لیز سسٹم ہے یا لون سسٹم ابھی دیا جا رہا ہے، اگر صرف بینکس بھی کرتے اور بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرتے تو یہ 8 سے 9% جو ہے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ملتا، جو آپ صرف 5% پہ 5 سال کے لیے فکس کر دیا گیا. نہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل نہیں. آپ تو 8% کہہ رہے ہیں. 8% تو کوئی جنت ہوتی. میں آپ کو بتا دوں کہ اس اسکیم کے آنے سے پہلے گھروں پر اگر کسی گھر پر اول تو کوئی قرضہ دیا نہیں جا رہا تھا. اگر دیا جا رہا تھا تو بہت بڑے بڑے گھروں پہ دیا جا رہا تھا. 4 5 کروڑ روپے کے گھروں پہ بینک اگر دیتے بھی تھے اور اس پر ریٹ کتنا چارج کرتے تھے؟ 16%. جی ذرا اب یہ سمجھیں، ریٹ سمجھیں. 16% بینک ریٹ چارج کر رہے تھے اس کے اوپر. تو اب ذرا خود تصور کیجئے کہ 15-16% کے مقابلے میں اس کے اوپر ریٹ جو نان نیفڈا والے ہیں 5% اور جو نیفڈا کے اپنے پروجیکٹ ہیں اس پہ صرف 3% ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس ریٹ سے تقریباً 3 گنا کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی انسٹالمنٹ اس قابل ہو گئی ہے کہ اب یہ ایک عام آدمی ادا کر سکتا ہے. اور یہ سب کا سب اگر حکومت پاکستان نہ کرتی تو بالکل ممکن نہیں تھا. اچھا، میں ایک چیز اور وضاحت کر دوں اس کی کہ ابھی یہ بات کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے. دیکھیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں گورنر اسٹیٹ بینک کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کمیٹی کا نام تھا اسٹیئرنگ کمیٹی، جس نے 26 میٹنگ کی ہیں پچھلے چند مہینوں کے دوران. ہر 2 ہفتے کے بعد ایک میٹنگ کریں. سوچئے، گورنر اسٹیٹ بینک خود اس کو چیئر کرتے ہیں، جس میں 7 بینکوں کے صدر موجود ہیں جو کہ اپنی مرضی سے اس کے اندر آئے، اور اس کے اندر باہر کے انڈیپینڈنٹ لوگ بھی شامل ہیں. اور اس کا مقصد صرف ایک سنگل تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ اسکیم ڈیوائز کی جائے، ڈیولپ کی جائے، کیسے ڈیزائن کی جائے کہ ایک عام آدمی اس کی کس کو پے کر سکتا ہے. ہم نے اس میں، آپ یقین کیجئے کہ جو ممکن سہولت اسٹیٹ بینک کی طرف سے تھی وہ ہم نے سب کی سب سہولتیں مہیا کر دی اس کے اندر. اس کی میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جو جی بھرپور تعاون کیا گیا ہے. اس کی جو سبسڈی دینے کا طریقہ ہے وہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں، حکومت نے اگر وعدہ کر دیا کہ کیونکہ یہ تو دیکھیں 20 سال کا گھر ہے نا، 20 سال تک حکومت پاکستان کی طرف سے وہ سبسڈی آنی ہے، یعنی وہ ڈیفرنس آنا ہے. تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان کا میں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ کمٹ کیا گیا ہے کہ اگلے 20 سال تک کے لیے یہ سبسڈی ہر سال وہ کوارٹرلی بیسس پہ، یعنی ہر 3 مہینے کے بعد ہمیں دیتے رہیں گے، جو کہ ہم آگے بینکوں کو دیتے رہیں گے تاکہ ایک بالکل سموتھ پروسیس ہوتا چلا جائے. اچھا، اب میں ایک اہم جو سوال ہے وہ میں ضرور اس طرف آنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی
जिसके पास कोई फॉर्मल इनकम नहीं है उसको घर कैसे बिल्कुल, मिलेगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं कि उनके पास कोई प्रूफ ऑफ इनकम फॉर्मली नहीं होता, जैसे जो कुछ लोग हैं मजदूर हैं, लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, जब वो बैंक जाते हैं तो उनसे जब प्रूफ ऑफ इनकम मांगा जाता है तो इसके लिए वो क्या करेंगे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, जो गरीब तबके की हम बात कर रहे हैं, दे आर नॉट दैट एजुकेटेड, तो जब फॉर्म्स फिल करने का टाइम आता है तो उन्हें काफी डिफिकल्टी का सामना होता है। तो इन शिकायत को कैटर करने के लिए क्या किया जा रहा है, उनकी हेल्प के लिए क्या स्टेप लिया जा रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस पूरे प्रोग्राम का जो सबसे अहम तरीन सवाल है वो यही सवाल है, और यही वो सवाल है जो कि एक आम आदमी जो है वो इसका जवाब सुनना चाहता है। देखें, ये इस स्कीम में पहली मर्तबा पाकिस्तान में ये किया गया है कि एक आदमी जो कि अगर सैलरीड ना भी हो, जिसका अपना कोई बिजनेस भी ना हो, सही, वो डेली वेजेस पे काम कर रहा हो, वो इनफॉर्मल इनकम अर्न कर रहा हो। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि मेरा अपना माली अगर है या मेरा अपना ड्राइवर है, देखिए उसके पास किसी किस्म की कोई सैलरी का कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, तो उसका तो बैंक अब तक अकाउंट खोलने से भी बैंक अकाउंट नहीं खोलने को तैयार होते थे बैंक, तो कहां तो कर्जे की बात आप करें। लेकिन पहली मर्तबा इस स्कीम में ये चीज बनाई गई है और जो कि शुरू हो चुकी है जी, जिसमें यह किया गया है कि आप देखिए क्या क्या चीजें चाहिए। अगर आप एक इनफॉर्मल इनकम यानी जिसकी बाकायदा कोई इनकम का सबूत मौजूद नहीं है, वो अगर जाना चाहता है किसी बैंक के पास और अवेल करना चाहता है इस फैसिलिटी को, तो उसको क्या क्या अपने पास साथ लेके जाना पड़ेगा? देखिए, उसको अपना CNIC लेके जाना पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड, वो उसके पास मौजूद होता है। उसको 2 अपनी तस्वीरें लेके जानी पड़ेंगी, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, वो ले जा सकता है। उसको जिस जगह वो काम कर रहा है, जैसे फर्ज करें कि अगर मेरा ड्राइवर या मेरा माली है वो मेरे पास काम कर रहा है, जाती तौर पे मेरे पास काम कर रहा है, तो जिसके पास काम कर रहा है अगर वो उससे एक खत ये लिखवा ले, जैसे मैं अगर उसको खत ये लिख दूं कि देखिए मैं इनको जानता हूं, ये अल्लाह बख्शे, मैं इनको जानता हूं कि मेरे पास पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और इनको मैं से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए महीने की या 15,000 रुपए महीने की मैं इनको तनख्वाह देता हूं। अगर मैं ये एक लेटर लिख दूंगा तो मेरे इस लेटर की बुनियाद के ऊपर वो बैंक जाएगा। अब देखिए बैंक क्या चीजें देखेगा, बैंक खाली इन 2 या 3 चीजों पे काम नहीं करेगा, बैंक इसके अलावा कुछ और चीजें भी देखेगा। बैंक क्या देखेगा कि अभी वो साहब कहीं तो रह रहे हैं, जहां वो रह रहे हैं वहां वो कितना किराया अदा करते हैं, बैंक अपने पास उसको कैलकुलेट कर लेगा कि मैं मसलन या उस मालिक मकान से एक सर्टिफिकेट ले लेगा कि मेरी जैसे ये फर्ज करें 3,000 रुपए या 4,000 रुपए किराया अदा करते हैं, तो वो लिख लेगा। अब उसके अलावा उस आदमी के जाहिर है उसके देखिए बच्चे भी होंगे और हो सकता है उसके बच्चे कहीं पढ़ते भी हों और बिल्कुल पढ़ते होंगे, तो वो ये भी बताएगा कि अगर मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो मैं इन बच्चों की महीने की 600 रुपए, 1,000 रुपए फीस अदा करता हूँ, 200 रुपए फीस अदा करता हूँ, तो वो फीस का भी हिसाब दे देगा उनको। ये सिर्फ लिख के देना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। फिर देखिए हमने बैंकों को क्या सहूलत दी है कि एक सिस्टम बना दिया है कि बैंक उस आदमी के CNIC के जरिए बराह रास्त टेलीफोन कंपनी से वो डेटा मांगेंगे। देखिए पाकिस्तान में आज एक आम आदमी चाहे वो ठेले का काम कर रहा हो, वो दुकान कर रहा हो या वो मजदूर भी हो, वो मोबाइल फोन जरूर इस्तेमाल करता है। उसके मोबाइल का कितना इस्तेमाल करता है, उसका क्या पैटर्न है कि मसलन वो फर्ज करें 15 दिन के बाद टॉप अप करता है 100 रुपए का, या 10 दिन के बाद करता है 10 रुपए का, या कौन सा पैकेज लेता है, ये सब का सब डेटा टेलीकॉम कंपनीज जो हैं जैज वगैरह इन सब के पास मौजूद है। स्टेट बैंक ने पहली मरतबा क्या करवाया है कि ये डेटा इन तमाम कंपनी से बराह रास्त बैंकों के पास आएगा, बैंक इस डेटा को प्रोसेस करेंगे और इससे वो पैटर्न निकालेंगे कि इस आदमी के अखराजात कितने हैं, यानी उसकी तालीम बच्चों की, उसका अपना किराया, उसकी अगर कोई दुकान है या ठेला है तो उसकी दिन की आमदनी कितनी है, रफली एक निकालेंगे, जिसकी बुनियाद पे वो ये फैसला करेंगे कि अब इस आदमी की इनकम तकरीबन 20,000 रुपए, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि बताता हूँ कि 20, अगर उसके अखराजात फर्ज कर लें कि 10 या 12,000 रुपए बनते हैं तो वो उससे एक आमदनी निकालते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि आमदनी फर्ज कर लें 20,000 रुपए निकली। अब मैं आपको एक थंब लाइन प्रिंसिपल बताता हूँ कि जितनी आमदनी होगी उसका आधी की किस्त। समर साहब यहीं पर मैं आमदन से भी पूछ लेता हूं कि यहाँ पे ब्यूरो ऑफ हाउस होल्डिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि 20% लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी आमदन के बाद अखराजात जो है, अखराजात के बाद जो आमदन बचती है उसके बाद 33% लोग हैं जिनकी कुव्वत इस्तिताअत थोड़ी सी है। सो इसके ऊपर अगर आप देखें कि हमारा जो एवरेज है वो तो बिलो द पॉवर्टी भी बन रहा है, इसके मुताबिक आप वही बात को आगे लेके चल रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि 68% प्लॉट जो है खाली पड़े हैं और 10% ज़ेर तामीर है।
ये इसके ऊपर आपने पॉलिसी बहुत अच्छी दी है और बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है, जिसके ऊपर मैं बड़े अच्छे तरीके से इस पर गुफ्तगू हो सकती है कि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि हाउसिंग अथॉरिटी के तहत जो मंसूबा जारी हुए हैं उनके अंदर किया जा सकता है, यानी कर्ज आपने ओपन एंडेडली दे दिया और वो फिर आप कहीं पे भी आप अपना प्लॉट लें या मकान बना लें, लेकिन अगर मकान है तो नया मकान लेना पड़ेगा और वो पहले से किसी के नाम पर नहीं होगा। क्या ये बात भी दुरुस्त है? और इसी के साथ भी बताइए कि ये साहिब इस्तिताअत वो कौन से लोग हैं और अगर ये नहीं है तो वो किस तरीके से इस चीज़ को अवेल करें? जी डॉक्टर हसनैन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समर साहब आप हमारे साथ रहिएगा और इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे ब्रेक के बाद। नाजरीन, हम आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप जानना चाहते थे और जिसके लिए अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। PTV चैनल आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन यहीं पर प्रोवाइड करेगा। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर और तकसीम का अमल जारी है। अब किराए के बजाय माहाना किस्त देकर अपने घर के मालिक बन जाएं। कर्जे के हुसूल के लिए किसी भी बैंक से राब्ता करें। कोरोना वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? इस बीमारी के तकरीबन 97% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। जी नाजरीन, वेलकम बैक। समर साहब, आप डॉक्टर हसनैन के सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी कि जिस शख्स की इस्तिताअत नहीं है, यानी उसकी इतनी भी इस्तिताअत नहीं है कि वो जो मैं जैसे सबसे छोटा लोन की मैंने किस्त बताई थी 6,500 रुपये मैंने कही थी, अगर 10 लाख का है या अगर 20 लाख का बनता है तो 13,000 रुपये की। इसके लिए पहली मरतबा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसी इजाज़त दी है जो आज तक मौजूद नहीं थी पाकिस्तान की तारीख में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और वो इजाज़त क्या है कि अगर आप मकान ख़रीदना चाहते हैं, किस्त ऐसी है जो कि आपकी आमदनी से मैच नहीं कर पाती, तो पहली मरतबा इजाज़त दी गई है कि आप 4 आदमियों को मिलाकर, यानी 4 अलग अलग लोगों की इनकम को क्लब करके और उसकी इतनी इनकम निकाल लें कि उससे किस्त अदा कर सकें। यानी देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा कि जी मैं आपको मिसाल दूंगा कि फर्ज कर लें कि वालिद साहब हैं। इसको जरा वाज़ेह कीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक घर में सिर्फ एक फर्द इसको अवेल कर सकता है। आमतौर पर अमूमी तासुर यही है। नहीं, मैं आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, फर्ज कर लें कि वालिद साहब एक घर के अंदर हैं, वो अभी किराए पे रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ। फर्ज कर लें कि 2 बेटों के साथ या बेटियों के साथ किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर वो घर लेना चाहते हैं अपने नाम पर वालिद साहब, तो चूंकि उनके नाम पर घर मौजूद नहीं है तो वो भी ले सकते हैं। अगर उनके दोनों बेटों में से किसी के नाम पे घर मौजूद नहीं है तो वो भी घर ले सकते हैं या बना सकते हैं। अब देखिए, हमने इजाजत किस बात की दी है कि अगर वालिद की आमदनी फर्ज कर लें कि 10,000 रुपए बनती है, लेकिन बेटों की अपनी आमदनी जो है वो दोनों बेटों की आमदनी फर्ज कर लें कि वो 8-8 हजार रुपए अगर मिला लें तो 16,000 रुपए वो बनती है। 10,000 रुपए वालिद की और दोनों बेटों की मिला के 26,000 रुपए की जो आमदनी बनती है, इसका आधा 13,000 रुपए अब वो एक ऐसा घर ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी अपने नाम पर एक ऐसा घर ले सकता है जिसकी महीने की किस्त 13,000 रुपए बने। यानी वालिद साहब अपने नाम से भी ले सकते हैं, लेकिन इसके नाम पर होगा। ये तीनों मिलकर एक घर लेंगे, ये वाज़ेह करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने ये अच्छा कर दिया। क्योंकि ये जो अभी मैंने तफसीलात आपकी मैं देख रहा था, उसमें ये आमतौर पर लिखा हुआ था कि एक घर में से एक, और बहुत से और भी चैनल्स पे मैंने ये कंफ्यूजन सुनी है। ये आज अच्छा है कि आप इसको क्लियर कर रहे हैं कि आपने मिलकर, यानी ऑब्वियसली ये एक, अगर गरीब लोग हैं वो ऑब्वियसली अगर कोई 13,000 कमा रहा है, कोई 8,000, कोई 8,000, तो असूली तौर पे लॉजिक और फॉर्मुलेशन तो यही बनती है जो आप बता रहे हैं। तो इसको मजीद जरा क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये तीनों मिलकर घर किसके नाम पर होगा, यानी एक ही अवेल करेगा या उसके अंदर नादरा का कुछ रेलेवेंस भी कुछ होगी? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं,
جی جی میں اس کی وضاحت کر دوں. یہ بہت اچھا آپ نے پوچھا کہ اس کو کلیریفائی کر دوں. دیکھیں جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک باپ اور 2 بیٹوں میں سے, ان میں سے اپلیکینٹ کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. گھر کا نام جو ہے, گھر جس کے نام ہوگا وہ کوئی ایک ہوگا, یعنی یا تو والد صاحب ہوں گے یا دونوں بیٹوں میں سے کوئی ایک ہوگا. یہ تینوں گھر کے مالک نہیں ہو سکتے, کیونکہ دیکھیں ہم اس فیسلٹی کو چونکہ بہت سبسیڈائز ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس کو مس یوز کیا جا سکے, یعنی اس پہ لوگ گھر لے لیں اور اس کے بعد وہ کرائے پہ دے دیں, وہ نہیں. لیکن اسی گھر میں سے فور ایگزامپل کسی ایک نے یہ اویل کر لیا, میں جو جی کسی نے اگر ایک نے اویل کر لیا تو اسی گھر میں سے دوسرا کسی کو ڈپلیکیٹ نہیں کیا جائے گا. نہیں دیکھیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک گھر میں رہنے والے لوگ ایک گھر اویل کر سکتے ہیں, سب مل کر ایک گھر, لیکن گھر کسی ایک کے نام پہ ہوگا. لیکن ہم نے آسانی کے لیے, ورنہ بینک کیا کرتا کہ بینک والد کی انکم 10,000 روپے پر کبھی بھی کوئی گھر نہ دیتا ان کو, تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اس والد صاحب اور ان کے بچوں کی انکم کلب کرنے کی اجازت دے دی ہے. ہم نے اجازت دے دی ہے کہ ان کی انکم کلب کر کے اگر بینک کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے تو وہ کر دیں. اچھا میں ایک اور آسانی بتا دوں آپ کو, ایک اور چیز جو کہ وہ بھی بڑی اہم ہوگی, کہ جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اتنے لوگ موجود نہیں ہیں, یعنی اکیلا کوئی آدمی ہے اور وہی لینا چاہتا ہے اور اس کا کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی انکم کلب کر سکیں, تو وہاں ایک اور سہولت دے دی گئی ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی. وہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سرکولر کے اندر تھرڈ پارٹی گارنٹی کا. یعنی کیا ہے کہ اگر میرا چوکیدار ہے یا میرا اگر وہ گارڈ ہے یا مالی ہے یا میرا ڈرائیور ہے, اور اگر خالی مجھ سے وہ کسی بینک کی گارنٹی نہ دے, مجھ سے صرف ایک کاغذ پر یہ لکھوا دے اور میں لکھ کے دے دوں کہ دیکھیں یہ اس گھر کا قرضہ لے رہا ہے, اگر اس نے ڈیفالٹ کیا, قرضے کی قسط ادا نہ کی, تو میں اس قرضے کی قسط کو ادا کروں گا. تو ہم نے پہلی مرتبہ اس کو بھی الاؤ کر دیا ہے بینکوں کو ایز اے سیکیورٹی, ایز اے کولیٹرل. اور اس کی وجہ سے دیکھیں کیا ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو اس کا نتیجہ بتاتا ہوں کیا ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی کبھی بھی اول تو ڈیفالٹ نہیں کرے گا, اور اگر ڈیفالٹ کرے گا تو یہ عدالت میں مسئلہ نہیں جائے گا. اس سے پہلے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں 10,000 یا 12,000 یا 6,000 یا 8,000 کی ایک قسط کی خاطر عدالت میں جاؤں اور بینکوں کے چکر لگاؤں. تو میں کیا کروں گا کہ فوراً جو اس کا گارنٹور ہے وہ فوراً اس کی قسط ادا کر دے گا. تو بینکوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس آدمی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو امپلائر ہے وہ اس کی قسط ادا کرے گا, لیکن what if کہ بندہ جو ہے وہ جاب لوز کر جاتا ہے, اب اس کے پاس کوئی وے نہیں ہے ادا کرنے کا قرضہ, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ لائک 2-3 months اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ فور کلوجرز کی بات اگر ہم کریں تو اس کے متعلق کچھ بتائیے گا کہ اگر کافی عرصے تک یہ قرض ادا نہ کیا جا سکے تو پھر وہ صورتحال کیسے ٹیکل کی جائے گی؟ اور تمام بینکنگ میکنزم اس کے بارے میں کیا کریں گے, اور obviously that is very important فور کلوجر کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کیا ہے. اور کیونکہ 3,000 پلس تو آپ یعنی 3 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے, تو اس کو کس طریقے سے آپ مینیج کریں گے؟ یہ دیکھیے یہ بھی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اچھا اس کا جواب میں پہلے بینکنگ کی طرف سے دینا چاہوں گا کہ بینک, کیونکہ جو یہ سوال آپ نے کیا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے سب سے پہلی میٹنگ کی تھی اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو گورنر صاحب ڈاکٹر رضا باکر چیئر کر رہے تھے, اس کے اندر اس میں یہ سوال اٹھا تھا, کیونکہ اس وقت تک فور کلوجر لا کا کلیئرنس نہیں آئی تھی, اس وقت تک وہ عدالت کے اندر ہی تھا. تو جب یہ سوال اٹھا تو اس اسکیم میں ایک اور فیچر کریٹ کیا گیا کہ بینکوں کی سہولت کی خاطر کہ ان کا رسک کم سے کم ہو جائے, ایک کمپنی ہے پاکستان کے اندر جس کا نام ہے پاکستان مارگیج ری فائنانس کمپنی. وہ کمپنی کیا کرتی ہے کہ جتنے لون بینک دیں گے ان لونز کے اگینسٹ 40% تک ڈیفالٹ کا رسک وہ کمپنی برداشت کر رہی ہوگی. یعنی دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے سننے کی کہ بینک جو ہے وہ اس لیے بینکوں کو کمفرٹ اس لیے ہے, ان کو آسانی اس لیے ہے, جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس سے پہلے تو بینک نے کبھی بھی ایک انفارمل انکم کو تو دیا ہی نہیں تھا. تو بینک کے پاس کیا آسانی ہے اس وقت, وہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس سیلری کا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے. دیکھیں یہ کمپنی ایسی ہے کہ جس کے اندر بینکوں نے اپنی ایکویٹی ڈالی ہوئی ہے. بینک جب یہ ڈیفالٹ ہوگا تو بینک بینک بھی اپنی ریکوری کا پروسیس رکھے گا, لیکن اس کو یہ کمپنی ری ایمبرس کر دے گی اس کا پیسہ. اور ساتھ ہی ان دا مین وائل یہ بھی ہوگا کہ یہ کمپنی بھی اپنی ریکوری کی ایفرٹ جاری رکھے گی. سارٹ آف انشورنس بیس یہ سسٹم بنا دیا, یعنی فائنینشیل انشورنس بیس میکنزم اس کے ساتھ کمپنی کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا.
जी वो 40% तक जो रिस्क है वो आप ये समझे कि वो इंश्योरेंस उसकी हो गई है उसके अंदर। जी, अच्छा, आगे अब continue कीजिए। एक और चीज में जो आपने बड़े अच्छा डॉक्टर हसनैन साहब जी बताया था वो मुशारका के हवाले से। देखें जी। मैं आपको बताऊं कि जब ये अच्छा, स्कीम लॉन्च इसमें की मैं गई थी, आप जब तो एक गुफ्तगू बहुत से बड़ा पहले कंसर्न आ रहा था लोगों आपकी का। इस गुफ्तगू से पहले, क्योंकि मैं इस डिबेट में आना नहीं चाहता था, मैं अभी आपका सिंपल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन प्लान जो 20 साल का है, फिर सैंपल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन प्लान जो दूसरा 10 साल का है, इससे ज्यादा जरूरी चीज मैं एक और देखना चाहता हूं कि आप जो मुदारबा और मुशारका है, इस डिबेट के ऊपर पाकिस्तान में आम तौर पे ये डिबेट शुरू हो जाएगी और ऑपोजिशन भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात करेगी। इस वजह से मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर जो लिखा गया है लफ्ज मुशारका, मुदारबा होता तो हम बात करते, लेकिन यहाँ पर मुशारका की सूरत है और यहाँ पर फिर वही वाली डिबेट शुरू हो जाएगी और फतवाबाजी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके ऊपर तो इसका रेलेवेंस है नहीं, यानी आप लोगों ने 5% को फिक्स किया। अब जब लफ्ज फिक्स आ जाना है तो ऑब्वियसली कुछ एक तबके की तरफ से इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि जी फिक्स कैसे कर दिया। देखें, आपने 5 साल के अंदर 5% को फिक्स किया, फिर कुछ अरसे के बाद 6 साल के बाद अगर जब ये अदायगी नहीं होती तो वो आपकी जो है वो इंटरेस्ट परसेंटेज बढ़ जाएगी, 6% पे हो जाएगी, 6 से 7% या 7% के लगभग, या फिर इसी के बाद 9 से 8 साल के बाद अगर 10 साल तक चले जाते हैं तो ये इसके अंदर एक्सटेंशन आ जाएगी, यानी 8 से 9% तक ये इंक्रीज चला जाएगा। अब इसको जरा बताइए, यानी कैटेगरी वाइज भी, जैसे कैटेगरी 1 में 125 स्क्वायर फीट, सेकंड 125, और आपने बताया कि अभी मेरे पास अभी आज आपके रिसोर्स से पता चल रहा है कि ये 1 करोड़ तक बढ़ा दिया करेंगे। मेरे पास 60 लाख का था, आपने बताया 1 करोड़ तक का है, तो ये मुशारका की सूरत क्या बनेगी? देखें, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि मैं या हम में से मेरा अपना ख्याल ये कि कोई भी एक शरिया स्कॉलर हम नहीं है कि हम किसी किस्म का फतवा दें, लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी एश्योरेंस से बता सकता हूं, और वो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस स्कीम से हटने की हट कर भी अगर बात कर लें कि जो इस्लामिक बैंकिंग की जा रही है उसके अंदर तमाम मकतब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। Exactly. स्टेट बैंक का एक अपना शरिया एडवाइजरी कमेटी मौजूद है, जिसके अंदर लोग जो शरिया स्कॉलर मौजूद हैं। हर बैंक का जो कि इस्लामिक सर्विसेज मुहैया कर रहा है उनके अपने अपने शरिया बोर्ड मौजूद हैं, और जो शरिया के स्कॉलर्स होते हैं वही उस बारे के अंदर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये तयशुदा उसूल है जिसकी हम बहस में नहीं पड़ते। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ ये पाकिस्तान की मिसाल में नहीं दे रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया के अंदर हाउसिंग की जो जहां जहां फेथ बेस्ड लोग मौजूद हैं, यानी मुसलमान मौजूद हैं, वहां सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट जो है वो मुशारका मौजूद है, जिसका नाम है, जिसको टेक्निकल टर्म में डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं। डिमिनिशिंग मुशारका क्या होता है कि वो यूनिट बन जाते हैं हर घर के, बैंक उस घर के यूनिट्स के जो शख्स जिसको ये फाइनेंसिंग हासिल कर रहा होता है वो आपस के अंदर मिलकर उसके अंदर शराकत कर लेते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता उन यूनिट्स को बेचना शुरू कर देता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैंक को वापस करता है वो यूनिट खुद खरीद लेता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंसिंग रीपे होना शुरू होती है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आ रहा है, इस स्कीम में भी और इस स्कीम से पहले भी। अच्छा, तो आपने बड़े क्लियरली बता अच्छे अंदाज से बता दिया। अब ये मुशारका की जो सूरत है इसको जरा मजीद तफसील से बयान करें कि ये, यानी ऑब्वियसली अगर हमारी जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, एक तो दो हमारी सेग्रीगेशन हो गई है कन्वेंशनल बैंकिंग के और एक इस्लामिक बैंकिंग की, और इस्लामिक बैंकिंग के साथ वो शरई बोर्ड पूरा मुकम्मल लगता है और उसकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो इसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पूरे करके बाकी बैंकिंग के साथ इसके बोर्ड के ऊपर डिसीजंस लिए। अच्छा, अब इसको जरा आप मजीद क्लियर कीजिए कि कैटेगरी वाइज इसके ऊपर मुशारका की क्या सूरत लगेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मुशारका के अंदर जब आप इसको करेंगे तो मुशारका का भी एक यूनिट बनता है जिसके अंदर शराकत हो रही होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दोनों चीज़ों के अंदर शराकत हो रही होती है। अच्छा, उसका एक पूरा शरिया के मुताबिक एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है कि जिसके ज़रिए से वो कैलकुलेट हो रहा होता है। अच्छा, उसके अंदर देखें जो उस की यूनिट की कीमत होगी, किसकी कीमत जो होगी वो किस तकरीबन उसके करीब ही होगी, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ कैलकुलेट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो उसके अंदर जो देखिए मैं आपको बताऊं कि क्या चीज़ इसको इस्लामिक बनाती है वो उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है, जो डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर वो मुशारका किया जाए या मुदारबा किया जाए वो उसको इस्लामिक बना रहा होता है, और जो कि बिल्कुल प्योरली इस्लामिक होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ यहाँ वो बहुत अहम है कि जो कि शुरू में भी शायद आपने इसका तस्करा किया था कि
अब जब ये स्कीम शुरू हुए, देखें ये स्कीम आई थी अक्टूबर में आई थी, अभी इसकी में फीचर में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। सवाल ये जहन में उभरता है कि कितने लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया है और कितनी उसके अंदर अब तक बैंकों के पास एप्लीकेशन आ गई है। अच्छा, यहाँ तो बड़ा मुझे ये बताती हूँ, खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली टाइम की कमी भी होगी। जी जी, अच्छा, टाइम की कमी भी होगी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अभी तक आप ये बताइए कि ये सूरत हाल तो क्लियर हो गई कि हमारे पास कितना है, और ये इतनी आसान सब्सिडीज आप जो स्टेट बैंक की तरफ से मिली और बाकी बैंकारी निजाम को इसके अंदर सर्कुलेट किया गया, और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ही फुल फ्लेज अपग्रेड करेगा। जैसे निक्सन दौर के अंदर 1970 के अंदर ये बड़ा ग्रेट डिप्रेशन के बाद भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने उठाया था। हम बड़े अच्छे से ये मॉर्गेज वाली साइड के ऊपर जा रहे हैं। ये बताइए कि कितने % लोगों का रिस्पांस है, और ये रिस्पांस रेट के मुताबिक कितने एप्लीकेशंस अब तक आ चुके हैं, और स्टेट बैंक के पास क्या डेटा अवेलेबल है। मुमकिन है हमें एक और प्रोग्राम भी करना पड़ सके, लेकिन आप ये बताइए कि कर्जा जात का क्या सिचुएशन शुरू हो चुकी है, और कितने लोग एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, और मिडिल क्लास तो ज्यादा आ रही होगी, क्या इससे लोअर मिडिल क्लास और उससे कम लोग, और जो लोअर क्लास है उसका आपकी तरफ क्या रिस्पॉन्स? जी समर साहब, इसका जवाब दीजिए और कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। जी थैंक यू जी। देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तक उस दिन जो टेलीथॉन भी हो रही थी लास्ट वीक को, जिसके अंदर वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब खुद भी तशरीफ़ लाए थे, जिसके अंदर उन्होंने शिरकत की थी, और नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट भी थे, गवर्नर स्टेट बैंक भी थे। वहाँ भी ये नंबर बताया गया था, इसलिए मैं वो नंबर दोबारा कोट कर देता हूँ कि इस वक्त 40 अरब रुपए से ज़्यादा की एप्लीकेशंस बैंकों के पास आ चुकी हैं। देखिए ये काफी बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा आप नंबर इसको इस अंदाज से कंपेयर कीजिए 40 अरब रुपए की एप्लीकेशन जी अब जी तक मौसूल हो पाकिस्तान चुकी के अंदर आप ये जी 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 बैंकों के पास मौसूल हो चुकी हैं। देखें, और उसमें 10 अरब से ज्यादा की अप्रूव भी हो गई हैं, मंजूर हो चुकी हैं। अच्छा। अब देखिए एक दफा एप्लीकेशन जब मंजूर हो जाती है तो अब 30 दिन का वक्त होता है कि जिसके अंदर वो अपनी तमाम कागजात वगैरह, यानी अब उसने बताना है, एप्लीकेंट ने बताना होता है कि मेरे पास या तो ये जमीन मौजूद है, मैं या इस जगह जाके जमीन खरीदना चाहता हूँ, तो बैंक जमीन के लिए पैसा दे रहा होता है, वो आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, अब उस वाले प्रोसेस के अंदर शुरू में, चूंकि जिस तरह जैसे डॉक्टर हसनैन आपने शुरू में भी ये बात की थी कि चूंकि लोन के साइज पर भी पाबंदी थी, फिर उसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट भी थी। मसलन एक रिक्वायरमेंट ये थी कि आप सिर्फ नया घर खरीद सकते हैं, यानी एक तो या तो बिल्कुल ब्रांड न्यू घर हो या बिल्कुल नया बनाए। देखिए पाकिस्तान में अभी तक इतने नए बनने वाले घर नहीं मौजूद हैं, तो एक आम आदमी उससे फायदा नहीं उठा सकता था। तो मुझे ये बताती खुशी महसूस हो रही है कि मार्च के आखिरी वीक के अंदर ये हुकूमत पाकिस्तान ने इस स्कीम के अंदर वो बुनियादी तब्दीलियां की हैं जिससे अब एक आम इंसान को इंतहाई आसान और सहूलत हो गई है। अब आप एक नया घर नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर नया घर, चूंकि नए घर आने में भी वक्त लगेगा, तो 2 साल तक आपको ये भी इजाजत दे दी गई है कि आप एक बना बनाया घर भी जो कोई अगर बेचना चाहता है आप वो इस स्कीम के तहत खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। इसके अलावा पहले ये देखिए रिक्वायरमेंट, मैं आपको एक और रिक्वायरमेंट बताऊं, पहले रिक्वायरमेंट ये थी कि जमीन अगर 125 गज की है तो उस पर एक कवर्ड एरिया की भी रिक्वायरमेंट आ जाती थी कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जिसका नतीजा निकलता था कि अगर किसी आदमी ने, अगर किसी की फैमिली मौजूद है और वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर उनका कुछ नहीं बना हुआ, लेकिन उनकी फैमिली बढ़ रही है, तो अब इस दफा स्कीम में ये प्रोविजन भी हो गई है कि वो उसके ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर अपना एक्सपेंशन करना चाहता है तो वो भी अवेल कर सकता है। तो इसलिए जो कवर्ड एरिया की रिक्वायरमेंट थी घर की सूरत में, जमीन वाले घर की सूरत में, वो भी खत्म कर दी गई है। और इसी तरह जो कर्जे की मिकदार है वो भी बढ़ा दी गई है। तो हमें यकीन है कि इन चीज़ों की आसानी पैदा करने की वजह से अब इसके अंदर जो है वो मजीद अप्रूवल तेजी से बढ़ेंगे, एप्लीकेशन भी बढ़ेंगे और बैंक इस पर बड़ी तेजी से अमल करेंगे। अच्छा, आखिर में इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं एक बात बता दूं कि देखें, आखिर में बात ये करना चाहूंगा कि देखें इन तमाम बातों के बावजूद चूंकि बैंक अभी इस नए प्रोसेस में आए हैं, लोगों को शिकायत हो रही होंगी, लोग जाते होंगे, उनको मुश्किलें पेश आ रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में जहां जहां दफ्तर मौजूद हैं, मैं आपके नाज़रीन से कहना चाहूंगा, अगर आपको एप्लीकेशन भरने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, बैंक कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप हमारे दफ्तर में जाइए, उन लोगों को जाके बताइए, वो आपकी एप्लीकेशन भरेंगे, वहां डेस्क कायम कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच समर हसनैन साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को, और ये जो हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की गई है इसको, और अवाम के जहन में जो कंफ्यूजन थी मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक अब क्लियर हो चुकी है। जी डॉक्टर हसनैन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही समर हसनैन साहब के साथ, आई रियली एंजॉयड इट। अच्छा, गरीबों के लिए तो ये है सब कुछ, व्हाट अबाउट द मीडियोकर जो तबका है,
وہ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی لمٹ رکھی گئی ہے انکم کی کہ کون سے لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی کو اور کون لوگ نہیں؟ اچھا، یہ بڑی زبردست بات رہی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج انفارمیشن کچھ میرے لیے نئی اس طرح سے تھی کہ مجھے 60 لاکھ تک کا پتا تھا کہ یہ اس کے اوپر 90% تک کا جو انٹرسٹ کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اچھی بات یہ کہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے 1 کروڑ تک کر دیا گیا ہے، جو کہ مڈل کلاس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور ہمارا جو متوسط طبقہ ہے وہ بہت انلارج کر گیا، یعنی اپر مڈل کلاس سے لے کر مڈل کلاس تک آگے چلتا گیا۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیونٹ بہت سارے چیزوں کے لیے بہت زیادہ مواقع ہوگی، اور اگر یہ نہ ہوتا، آپ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کی رائے کے لیے، اور عام طور پہ 1970 کے امریکہ کا گریٹ ڈپریشن سے اٹھا کے دیکھ لیں، جس طریقے سے اس نے ایلیویٹ کیا تھا، آج اسی طریقے کا ڈیسیژن یہ ہوا۔ سیکنڈ بڑی اچھی بات جو آج سمر صاحب نے بھی مزید کلیریفائی کر دی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریگولیرٹی اتھارٹی، ممکن ہے ہم اگلا پروگرام اسٹیٹ بینک کے اوپر کریں گے، کیونکہ ایک شور مچا ہے، ایک ہنگامہ بچا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی اتھارٹی کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی اتھارٹی اس لیے ہو رہی ہے کہ جب میکنزم ڈیولپ ہوگا، اس میکنزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو جوڑنا پڑے گا۔ جب آپ لفظ گورنر اسٹیٹ بینک استعمال کرتے ہیں تو اس کی اتھارٹی ہونے میں آپ کو پرابلم کیا پیش آ رہا ہے؟ تو اس کے میکنزم کو ہم طریقے سے سمجھیں گے، لیکن میں اگر کنکلوڈ کرتے ہوئے اگر میں بتا دوں، پاکستان دنیا کا، جی ہاں میں کرتا ہوں جی، جس میں پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے، 22 ملین شہری ہیں، 60 ملین سے زیادہ سٹرونگ لیبر فورس ہے، 50% سے بڑی ریمیٹنسز اس وقت آ رہی ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ 36.38% شہری علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں 63.62 ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 36 لوگ ادھر اور 65 کے قریب آپ کے دیہی علاقوں میں۔ اس اقتصادی سروے کے مطابق آپ کا جو تعمیراتی صنعت کے اندر جی ڈی پی 2.53 بنتا ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں پاکستانی مزدور کا مزدوری کا 7.6% کام کرتا ہے، تو یعنی 7.61% کا آپ کا مزدور مزدوری کر رہا ہے، اس کو گھر کا مکان، اس کو چھت نہ دیں تو اس ڈیسیژن کو کیا کہیں گے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بینکنگ چینل کے ساتھ مینر کر کے اس کا ڈیولپمنٹ بہت ہی خوش آئند بات۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم۔ ناظرین، آج ہم نے گھروں کی تعمیر اور اسپیشلی ہم نے بات کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے۔ بہت ساری کنفیوژن جو عوام کے ذہنوں میں تھی ہم نے اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس کیا کہ تعمیراتی صنعت کی کیا اہمیت ہے، پاکستانی معیشت میں اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے، حکومت کی طرف سے کیا مراعات دی جا رہی ہیں، کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور ہم نے نیکسٹ پروگرام جو ہے ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ بھی کریں گے، اور تعمیراتی شعبے میں اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع جو ہیں ان پر بھی بات چیت کی جائے گی نیکسٹ پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔